दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने नए संसद भवन की कार्रवाई का शुभारंभ यहाँ पर कर दिया है। जी हाँ, इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया गया है तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इसे पेश किया और संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे बहुमत भी यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल, क्या 2024 के चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा, इसे लागू करने में सरकार को क्या क्या कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है और क्या मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जो इस बिल को लाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी को साथ लिए बिना हम देश का विकास नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि देश में महिला वोटर की संख्या 43.2 करोड़ है और वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 46.8 करोड़ यहाँ पर है। अगर देश को विकास के पथ पर दौड़ाना है तो महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना देश के लिए काफी ज्यादा आवश्यक यहाँ पर है। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दोस्तों, एक बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मोदी सरकार देश की पहली सरकार नहीं है जो इस बिल को लाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। इसके पहले भी काफी सरकारें इसे लाने का प्रयास कर चुकी है लेकिन एक भी सरकार इसे पास नहीं करवा सकी। सबसे पहले 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सर की सरकार, जो देश के उस समय पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार ने भी इसे लाने का प्रयास किया था लेकिन वो इसे पास कराने में असफल रहे। दूसरा प्रयास 1997 में आई.के. गुजराल साहब के द्वारा किया गया लेकिन वो भी इस बिल को संसद से पास नहीं करवा सके। 1998 में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसे लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने कुल 6 बार कोशिश की लेकिन उस समय विपक्ष की मंशा नहीं थी कि इस बिल को पूरे तरीके से पास यहाँ पर किया जाए, जिस कारण से भी एक भी बार इस बिल को पास नहीं किया सका। हम तो बिल पास नहीं होने देंगे किसी सूरत में, अब उस चलेगा ही नहीं, कैसे बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी को प्रिवेंट करने के लिए, गला काटने के लिए ये आरक्षण लाया जा रहा है और यही सिलसिला 2010 में भी यूपीए सरकार में भी लागू रहा। 2010 में तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि जब इस बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो विपक्ष के द्वारा इस बिल की कॉपी को फाड़ तक दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस बिल को राज्यसभा से अनुमति यहाँ पर मिल चुकी थी लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो सका। इसके बाद 2023 में मोदी सरकार ने इसे लोकसभा तथा राज्यसभा से पूरे तरीके से इसे पास करवा दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद देश की लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभा में 1/3 सीटें महिला के लिए रिजर्व रहेगी। इसका मतलब देश तथा राज्य की राजनीति में हर तीसरी महिला यहाँ पर महिला होगी। इसे और आसान भाषा में समझे तो लोकसभा में टोटल 543 सीटों में से 1/3 सीटें 181 सीटें जो है वह केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और अगर हम राज्यों की विधानसभा की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कुल मिलाकर विधानसभा में 70 सीटें हैं जिसका 1/3 यानी कि 23 सीटें केवल और केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए रिजर्व यहाँ पर रही। आपको एक और बात बता दें कि पंचायत में तो पहले से ही 33% महिला आरक्षण यहाँ पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लागू यहाँ पर कर दिया गया था और ये संख्या किन्हीं राज्यों में 50% तक भी आरक्षित है। अब यहाँ एक और समझने वाली बात है कि लोकसभा में पहले से ही एससी तथा एसटी के लिए कुछ सीटें पहले से आरक्षित यहाँ पर की गई है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 84 सीटें हैं तथा एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटें हैं जो पहले से लोकसभा में आरक्षित है। अब अगर हम इन्हीं महिला आरक्षण की बात करते हैं तो 33% सीटें इस क्षेत्र की महिलाओं को यहां पर मिलेगी। आसान भाषा में अगर हम समझे तो एससी के लिए 28 सीटों पर अब केवल और केवल महिलाओं का अधिकार होगा और वहीं एसटी की 16 सीटों के ऊपर केवल उसी क्षेत्र की महिलाओं का यहाँ पर अधिकार दिया जाए। सभी बातों में एक बातों पर और गौर कीजिएगा कि यह व्यवस्था केवल और केवल लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में लागू है। राज्यसभा तथा विधान परिषद में यह प्रावधान लागू यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या 2024 के चुनाव में देश की महिलाओं को इस बिल का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ये सारे के सारे अधिकार जो है वो परिसीमन के बाद में देश की महिलाओं को मिलेंगे और परिसीमन तब होता है जब देश में जनगणना हो पाती है, लेकिन इस बार 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है जिसके बावजूद इस बिल का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। जनगणना का जो काम है वो 2024 में यहाँ पर शुरू होगा और 2026 में उसके बाद में परिसीमन लागू किया जाएगा। परिसीमन के लागू होने के बाद ही कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी इस बात का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा, जिस कारण से 2024 के चुनाव में महिलाओं को इस बिल का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसी आशा लगाए जा रहे हैं कि 2029 या 2034 के चुनाव तक इसके सभी प्रावधान महिलाओं के लिए यहाँ पर लागू किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि 2024 के चुनाव में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन 2029 के चुनाव में हम आशा करते हैं कि इसका लाभ देश की महिलाओं को यहाँ पर मिल पाएगा। दोस्तों, हम आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये जो
आरक्षण का बिल है ये देश में केवल और केवल 15 सालों के लिए ही लागू किया गया है, लेकिन इसे संसद में रखकर संविधान संशोधन करके पुनः 15 साल के लिए यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि फिलहाल देश की महिलाओं की राजनीति में कितनी ज्यादा भागीदारी यहाँ पर रही है। हम 1951 के चुनाव की बात करते हैं तो 1951 के चुनाव में 62 महिलाएं जो हैं वो चुनाव जीतकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही थी, जो कि उस समय की संख्या का केवल 5% यहाँ पर था। वहीं अगर हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो यह संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है, लेकिन यह कुल सीटों की संख्या का 15% से भी यहाँ पर कम संख्या मानी गई है। और अगर यही बात हम राज्यसभा के पर्सपेक्टिव में करें तो 2019 के चुनाव में 31 सांसद जो है राज्यसभा से चुनकर आए हुए हैं, जिनकी संख्या कुल संख्या का 13% से यहाँ पर कम है। चलिए ये बात तो हुई केंद्र सरकार की। अब हम बात करते हैं राज्य सरकारों की। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि देश का एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर देश की महिलाएं 15% से ज्यादा उस विधानसभा में शामिल यहाँ पर की गई है। मिजोरम में तो एक भी महिला विधायक यहाँ पर उसके लिए नहीं चुनी गई है। इस सूची में सबसे ऊपर आता है छत्तीसगढ़, जिसमें 14.4% जो है वो विधायक के रूप में महिलाओं को यहाँ पर स्थान दिया गया है। सभी डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये बिल महिलाओं के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है और इस बिल के आने के बाद भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। चलिए लगे हाथ हम दुनिया में भी महिलाओं की राजनीति की भागीदारी के बारे में चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड 25% महिलाएं दुनिया में 47 देशों में अलग अलग देशों में सांसद के पद पर यहाँ पर नियुक्त रही गई। सभी सूची में अफ्रीका का देश रवांडा जिन सब में सबसे ऊपर है, क्योंकि 80 सांसदों में से 49 महिला सांसद है, जो कि कुल संख्या का लगभग 60% से भी ज्यादा है। इसका अर्थ साफ है कि धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी देश और दुनिया में काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बिल के लागू होने से महिलाओं को क्या क्या लाभ हो पाएगा। तो इस महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ने के साथ साथ वो अपने हितों की रक्षा कर पाएगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी और अपने अधिकारों को देश के सामने प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएगी। साथ ही संख्या ज्यादा होने के कारण किसी भी प्रकार के विधेयक पर उनका अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। कारण से वो अधिकार जो फिलहाल अब तक महिलाओं से छीने जा रहे थे, अब महिला खुद वो अपने अधिकारों की रक्षा यहाँ पर कर पाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।